गेट 2021 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है एंड नाउ वी आर इन द एंड गेम। इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस लगाएं या थ्योरी पढ़ें, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इनटू माइंड। आप सोचते क्या पढ़े क्या छोड़े, कहाँ से पढ़े किससे पढ़े। अनअकैडमी brings you a new crash course where you get complete syllabus with best solutions. आपको मिलेगा हर क्वेश्चन का जवाब हमारे नए क्रैश कोर्स उम्मीद में। एक कंप्लीट सीरीज विद फुल सिलेबस, होंगे 10 बेस्ट एजुकेटर जो मिलके बनाएंगे आपकी जिंदगी को आसान। 35 दिनों में कंप्लीट सिलेबस विद बेस्ट क्वेश्चंस। सारे सब्जेक्ट्स बस एक चैनल पे, तो देर किस बात की। हो जाता यार गेट 2021 को क्रैक करने के लिए। तो मिलते हैं 20 दिसंबर को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। सबसे पहला क्वेश्चन या एक ओवरऑल अपने पास सिनेरियो ये बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या होगा? Then it will be off. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू एवरीवन। हम लोग लाइव आ चुके हैं यार, हम लोग लाइव आ गए हैं और लेक्चर ले आए हैं आपके लिए एक और पावर सिस्टम का। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल एरिया क्राइटेरिया। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपको प्रॉब्लम समझा दिए थे कि किस तरह से प्रॉब्लम्स टैकल किए जाते हैं जब हम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं बच्चों स्विंग इक्वेशन की। तो जो मैंने आपको इक्वेशन और मोशन के बारे में बोला था वो भी मैंने आपको न्यूमेरिकल दिखा दिए थे कल, ठीक है। और आज से ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वल एरिया क्राइटेरिया। क्या है ये क्राइटेरिया, ये चीज आप समझेंगे, ये चीज आप समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। यहीं पे लाइव अभी आप समझने वाले हो व्हाट इज दिस इक्वल एरिया क्राइटेरिया। बिल्कुल केशव बेटा, लगातार बैचेस आते रहेंगे, डोंट बी वरीड। चलो अब सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 ट्वाइस इन गेट इन 2014 and 2018. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये तो हुई बातें मेरे बारे में, बट यार अभी देखो, अभी हमारे पास अराउंड 40 डेज बचा है गेट के अंदर, जिसमें हमें ना फुल फाइट मारना है। अभी हमें 40 डेज के अंदर पूरी जान लगा देनी है, पूरी फाइट मार लेनी है, एंड वी हैव टू अचीव टॉप रैंक्स इन गेट 2021। अब बेटा टॉप रैंक लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ये यूट्यूब चैनल नहीं खड़ा है, इसके अलावा मैं स्पेशल क्लासेस के अंदर भी आपको बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं। उसके अलावा लाइव क्विजेस आपको मिल रही है, फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है, और आपको मिल रहा है अनअकैडमी कॉम्बैट। तो यार जब इतना कुछ ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो इसके लिए आपको करना क्या है? आपको बेटा अपने मोबाइल में बस एक ऐप डालनी है, दैट इज द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो कि आज की डेट में मोर इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। इन सबसे ज्यादा जरूरी है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, क्योंकि यार इस ऐप पे इतना सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा और इतना लेटेस्ट, इतना बेस्ट कंटेंट मिलेगा कि आपकी तैयारी में एक नया बूस्ट, एक नया पुश आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज अगर चाहते हो तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो और कोई भी फ्री इनिशिएटिव देखते हो तो उसको अनलॉक कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE। अनलॉक कोड है ये, तो इससे आपका इनिशिएटिव ओपन हो जाता है, देन यू कैन वॉच इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट टू, ठीक है। ESE प्रीलिम्स के लिए कोई नया बैच लॉन्च होगा? बिल्कुल होगा मेरे भाई, जनवरी में बिल्कुल नया बैच आने वाला है फॉर ESE प्रीलिम्स, ठीक है। चलो अब इसके अलावा यार ये मेरी स्पेशल क्लासेस का लिंक है tinyurl.com/ankit ESE। अब बेटा देखो, इसके अंदर अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में आपको आगे होने वाली स्पेशल क्लास मिल जाएंगी, ठीक है। और बेटा इसके अंदर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको क्लासेस मिल जाएंगी फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, ठीक है। संजय बेटा अभी शंकर सर ने उम्मीद बैच स्टार्ट नहीं किया है। शंकर सर ने अभी नेटवर्क का क्रैश कोर्स ही चला रहे हैं, दैट इज नॉट उम्मीद बैच, ठीक है। उम्मीद बैच नहीं है वो। अब इसके अलावा देखो यार, इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक आपके लिए bit.ly/GateLive। बस ये याद रखना है, गेट लाइव बेटा अपर केस में डालना है आपको, लोअर केस में नहीं डालना। आपको मिलेंगे इस चैनल के सभी वीडियोस
उनके पीडीएफ सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर बेटा आपको सब कुछ एक जगह मिलने वाला है, ओनली इन द फर्स्ट एवर वीडियो बुक फॉर इलेक्ट्रिकल ईसी एंड आईएन। इसके अलावा अगर आप प्लस पे आते हो तो आपको मिलते हैं यार सभी टॉप एजुकेटर के लाइव क्लास, उनके डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विजेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, देन डाउट क्लियरिंग, क्रैश कोर्सेज, और बेटा इतनी तरह के बैचेस मिलते हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, AEJE, देन PSU एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम। बेटा ये सारी चीजें आपको, ये सारे बैचेस मिल जाते हैं एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। तो एक इंजीनियर के लिए जितनी चीजें प्रायोरिटी रखती है ना थ्रू आउट द बीटेक एंड आफ्टर द बीटेक, तो बेटा वो चीज आपको प्लस पे मिलेगी इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। तो एक बार पेमेंट करना है, फिर चिल करना है, क्योंकि उसके बाद जितनी भी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट होंगी वो सारी आपको यहीं पे मिलने वाली हैं। और आइकॉनिक है बेटा इसका बड़ा भाई, जो इसके वाले सारे बेनिफिट्स देगा, मतलब जो यहां मिल रहा है वो तो मिलेगा आइकॉनिक में, साथ में मिल जाएगा बच्चा एक पर्सनल कोच। ये ना आपको दिन रात गाइड करेगा कि कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो जब जब आप डीमोटिवेटेड और डाउन फील करते हो तो इस प्लान के अंदर आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, आपकी स्ट्रेटेजी बनवाई जाएगी, आपका टाइम टेबल बनवाया जाएगा, पूरा स्टडी प्लानर, कि आपको उसे फॉलो करना है ताकि आप टाइमली कोर्स भी कंप्लीट कर लो, रिवाइज भी कर लो और टेस्ट सीरीज भी लगा लो। फिर आपको दिए जाएंगे टीचर्स की तरफ से स्टडी बूस्टर सेशन। हर 2 हफ्ते में मैं आइकॉनिक वाले बच्चों के साथ सेशन लेता हूं और मैं उनको बताता हूं कि कैसे अब आगे हमें बढ़ना चाहिए। फिर टेस्ट एनालिसिस आपको अलग से दिया जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको मालूम चलेंगी, आपको स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलेगा, और बेटा एक पूरी टीम बैठी है आपके डाउट्स के लिए जो कि सेम डे आपका डाउट आंसर करेगी। तो बस ये हो जाता है यार, आइकॉनिक में ना आपको बहुत प्रिविलेज वे में ट्रीट किया जाता है, जहां आपको प्रायोरिटी पे रखा जाता है। जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी मुश्किल है, उसे इमीडिएट बेसिस पे सॉल्व करते हैं। तो बेटा करना कुछ नहीं है, बस अंकित ESE कोड लगा के आप चाहे तो फ्री प्लान अनलॉक कर लो बेटा, चाहे तो प्लस पे आ जाओ, और चाहे तो मेरे भाई आइकॉनिक में आ जाओ, फ्री, प्लस और आइकॉनिक। आप किसी भी प्लान पे आ सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE। अमृत बेटा एक बार इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे जाके देखना, मैंने इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का पूरा मैराथन ले रखा है, तो देयर यू विल गेट टू लर्न द इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और बच्चों मैंने जैसा बताया था स्टेबिलिटी के बाद हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं अभी के लिए सीरीज, थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं, जो कि हम फेब में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसकी जगह क्या आ जाएगा, उम्मीद बैच आ जाएगा। उम्मीद बैच का आपको शेड्यूल बहुत जल्द बताया जाएगा, एंड उम्मीद बैच विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। अगले मंडे से स्टार्ट हो रहा है, और एक फाइनल बैटल है बेटा, एक आखिरी लड़ाई है गेट 2021 के लिए, गेट 2021 के लिए। तो पावर सिस्टम की जो बची हुई यूनिट्स है, स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन, वो बच्चे आप जा सकते हो मेरी स्पेशल क्लासेस पे देख सकते हो, tinyurl.com/ankit.ese, वहां मैंने स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन आपके लिए पूरा कंप्लीट किया है। अब भाई पासवर्ड बता दो सेशन का, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वंस यू टेल मी द पासवर्ड ऑफ दिस सेशन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्या है भाई पासवर्ड, क्या है भाई पासवर्ड? गुरजीत बेटा 35 दिन में 12 सब्जेक्ट बेसिक से तो नहीं हो सकते, सोचने वाली बात है। 35 days 12 सब्जेक्ट्स, हाउ कैन इट बी फ्रॉम बेसिक? ठीक है, चलो लेट्स क्रैक इट एवरीबॉडी। तो देखो यार, आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। कितने आवर्स की क्लास होगी, क्या शेड्यूल होगा, बहुत जल्द आपको बताएंगे, पूरा शेड्यूल आपसे शेयर कर देंगे डे बाय डे का, ताकि आपको पता रहे कब कितने बजे कौन सी क्लास होगी, कितनी तारीख से कितनी तारीख चलेगी, हर चीज बता दी जाएगी बैच शुरू होने के पहले ही, ठीक है। चल अब देखो यार, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस के अंदर जैसा मैंने शुरू में भी बताया था, वी टॉक अबाउट लार्ज डिस्टर्बेंसेस। किसके बारे में बात करते हैं भाई? लार्ज डिस्टर्बेंस। तो हम कहते हैं कि क्या हमारा सिस्टम आपका स्टेबल रहेगा या सिंक्रोनिज्म में रहेगा, ठीक है। क्या हमारा सिस्टम सिंक्रोनिज्म में रहेगा इफ अ लार्ज डिस्टर्बेंस इज अप्लाइड? अगर एक बड़ी डिस्टर्बेंस आ जाए तो क्या हमारा सिस्टम सिंक्रोनिज्म में रहेगा? यह क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस के अंदर।
तो ये लार्ज डिस्टरबेंस किस कारण से आ सकती है यार? ये फॉल्ट की वजह से आ सकती है, ये कोई एपरेटस रिमूव कर देने की वजह से आ सकती है, कोई ट्रांसमिशन लाइन हटने की वजह से आ सकती है बेटा। तो ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिससे कि एक बड़ा सा फ्लक्चुएशन, एक बड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाए और उसके बाद ये चेक किया जाए कि वेदर और नॉट द सिस्टम विल रिमेन इन सिंक्रोनिज्म। दिव्यांशु बेटा, 3 फेज पावर और एपरेंट पावर में फर्क क्या है ये बताओ। 4 तरह की पावर होती है, एपरेंट, कॉम्प्लेक्स, रियल, रिएक्टिव। तुम 3 फेज पावर और एपरेंट पावर की बात करो। 3 फेज तो खुद में भी एपरेंट पावर निकलती है ना 3 फेज की, ठीक है। चलो, तो ये बात क्लियर आई कि भाई देखो लार्ज डिस्टरबेंस किस वजह से हो सकती है बेटा? ड्यू टू शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ड्यू टू कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी क्या होता है यार? बेटा ईएमएफटी की प्रैक्टिस क्लास लग रही है डेली 4 बजे, पीवाईक्यूज करा रहा हूं, क्या बात कर रहे हो? अब तुम लोग आते नहीं हो, मैं तो बताता हूं, डेली 4 बजे ईएमटी के पीवाईक्यू करा रहा हूं, डेली रात को 8:30 बजे मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। अब प्लीज बेटा ध्यान दो लेक्चर पे, ये सब क्वेरीज करने में लेक्चर ऐसे ही निकल जाएगा। अब देखो यार, मैं आपको क्या बता रहा था, कॉन्टिंजेंसी एनालिसिस क्या होता है? एक बैकअप प्लान, एक कॉन्टिंजेंसी प्लान। कॉन्टिंजेंसी प्लान का क्या मतलब है? इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, क्या हमारा सिस्टम उस इमरजेंसी को हैंडल कर पाएगा? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्टिंजेंसी एनालिसिस। यानी मान लो जैसे कि हमने एक ट्रांसमिशन लाइन हटा दी, अब क्या मेरा सिस्टम किस में रहेगा? सिंक्रोनिज्म में रहेगा या नहीं रहेगा? दैट इज कॉन्टिंजेंसी एनालिसिस, ठीक है। कोई एपरेटस हटा देने से या कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाने पे, तो कॉन्टिंजेंसी उसे कहते हैं, ठीक है। अब ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस करते क्यों हैं? ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस करते क्यों हैं बेटा? ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यह पता लगाना होता है कि सर्किट ब्रेकर को कितने टाइम में ऑपरेट करना चाहिए आइडियली, ताकि सिस्टम की स्टेबिलिटी बरकरार रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कितना मेरे पास मैक्सिमम टाइम है बिफोर विच आई हैव टू ऑपरेट द सर्किट ब्रेकर। तो यहां से निकाला जाता है क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। ये क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम क्या होता है बेटा? एक ऐसा क्रिटिकल टाइम जिसके अंदर अगर सर्किट ब्रेकर ओपन नहीं हुआ तो देन आपका स्टेबिलिटी लूज आउट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। तो उससे कम टाइम वाला सर्किट ब्रेकर लाना पड़ेगा। यानी देखो, जैसे क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम अगर 10 सेकंड आ गया तो इसका मतलब है 10 सेकंड से पहले फॉल्ट हटाना पड़ेगा, वरना सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल। तो बेटा जो भी सर्किट ब्रेकर खरीदोगे उसका ऑपरेटिंग टाइम लेस देन 10 सेकंड आपको लेना पड़ेगा। सूरज बेटा आप अगर पढ़ोगे ना लेक्चर का टाइटल तो समझ आ जाएगा पावर सिस्टम चल रहा है। लेक्चर का टाइटल देखो बेटा, इंस्टेड ऑफ स्पैमिंग, ठीक है। चल इतनी बात क्लियर हो गई भाई। तो मैंने यहां पे लिखा भी है ऑपरेटिंग टाइम शुड बी लेस देन द क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, टी ऑपरेटिंग लेस देन TCR। और देखो यहां पे लार्ज डिस्टरबेंस आ रही है बेटा, ये देखो ये लार्ज डिस्टरबेंस है ना, और ये डिस्टरबेंस धीरे धीरे डैम्प आउट होती गई और ये आपका सिस्टम सेटल हो गया। ये धीरे धीरे डैम्प आउट हुई और बेटा ये सिस्टम सेटल हो गया, ठीक है। चलो अब देखो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस में क्या क्या एजम्पशन लिए जाते हैं। जनरेटर विल बी मॉडल्ड एज अ वोल्टेज सोर्स बिटवीन बिहाइंड ट्रांजिएंट रिएक्टेंस XD डैश, ठीक है। शुभम बेटा सर्किट ब्रेकर ट्रांजिएंट रीजन में चलते हैं ना कि सब ट्रांजिएंट में, ठीक है। सब ट्रांजिएंट में करंट इतना हाई है, अगर सर्किट ब्रेकर को उसमें ओपन कर दिया तो सर्किट ब्रेकर डैमेज हो जाएगा। स्टेडी स्टेट इतनी देर में आती है कि अगर उतनी देर सिस्टम के अंदर फॉल्ट करंट टिक गया तो भी सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो स्टेडी स्टेट बहुत लेट हो जाएगा ओपन करने के लिए, और बेटा सब ट्रांजिएंट बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बीच में यानी ट्रांजिएंट रीजन में ऑपरेट करते हैं। और देखो यही कारण है कि क्या होता है जब हम फॉल्ट एनालिसिस की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द सब ट्रांजिएंट रीजन और सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। लेकिन स्टेबिलिटी में आप ये देखो, मैंने एजम्पशन में क्या लिया है?
ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। अगला पॉइंट यार, सैचुरेशन और सेलियंसी इग्नोर किया जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? देखो, सेलिएंट पोल जनरेटर्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन सिलेंड्रिकल रोटर। ये चीज मैंने आपको सिंक्रोनस में भी बताई है। सेलिएंट पोल ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं सर? क्योंकि बेटा Pmax उसका ज्यादा होता है, Pmax उसका ज्यादा होता है। बिल्कुल मेरे भाई, अभी क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम निकालेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, बट जस्ट वेट, ठीक है। तो बच्चे मैं क्या बता रहा था आपको कि सेलिएंट पोल जनरेटर का मैक्सिमम पावर ज्यादा है, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल है। और मैंने आपको हमेशा बताया फॉल्ट स्टेबिलिटी प्रोटेक्शन, ये ऐसी यूनिट्स हैं जहां पे वर्स्ट केस एनालिसिस किया जाता है, जहां हम लोग जो भी चीज आपको सिस्टम को स्टेबल बनाती है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। इसीलिए सेलियंसी को इग्नोर किया ताकि वर्स्ट केस यानी सिलेंड्रिकल रोटर को कंसीडर कर सकें। अगला क्या है? नो डैम्पिंग फोर्स, नो डैम्पिंग फोर्स यानी डैम्पर वाइंडिंग को इग्नोर कर दो, तो जो ऑसिलेशन आपके डैम्प आउट हो सकते थे, जैसे देखो यहां पे ऑसिलेशन डैम्प आउट हो रहे हैं, वो भूल जाओ। तो क्या होगा? ऑसिलेशन विल बी ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है, ऑसिलेशन विल बी ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। तो वी आर इग्नोरिंग एनी सॉर्ट ऑफ डैम्पिंग इन द ऑसिलेशन इन ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ऑसिलेशन में डैम्पिंग इग्नोर कर दो, क्योंकि डैम्पिंग क्या करती है? ऑसिलेशन को खत्म करके सिस्टम को स्टेबल पॉइंट पे लेके आती है बेटा। और अगेन वही बात है, अगर आप वर्स्ट केस एनालिसिस करना चाहते हो तो हर वो चीज जो सिस्टम को स्टेबल बनाए उसे हमें इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्या है? रेजिस्टेंस एंड शंट कैपेसिटेंस आर इग्नोर्ड। दिस इज जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। यार शंट एलिमेंट इग्नोर कर देने से अपना नेटवर्क बहुत सिंपल हो जाता है, तो वो हमारे लिए बेहतर है दैट वी इग्नोर द शंट एलिमेंट। स्पीड वेरिएशन एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आर इग्नोर्ड। अब देखो, जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने देखा था फॉल्ट आने पे स्पीड भी बदलती है, फ्रीक्वेंसी भी बदलती है, लेकिन इग्नोर करना जरूरी है, वरना होगा क्या? सिस्टम में जो रिएक्टेंस होती है वो ओमेगा एल होती है। अगर फ्रीक्वेंसी बदल गई तो बेटा वो ओमेगा एल बदल गया, नेटवर्क बदल गया, तो दोबारे से उसके अंदर हमें Pmax निकालना पड़ेगा या दोबारे से उस सिस्टम का एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदलने से पूरे सिस्टम के कंपोनेंट की वैल्यूज बदल जाएंगी। अब मेरी बात को समझो, वैसे भी देखो जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन किए थे, फ्रीक्वेंसी कितना चेंज हो रहा था? 51 हो गया था 50 की जगह, 49.5 हो गया था, इतना ही तो चेंज आ रहा था। अब बेटा इतने चेंज के लिए अगर पूरा सवाल, पूरा एनालिसिस दोबारा करना पड़ जाए तो दैट इज नॉट गुड। इसीलिए हम क्या मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी फिक्स है 50 हर्ट्ज पे, वरना बार बार एनालिसिस करना पड़ेगा। अगला क्या है? स्पीड गवर्निंग एक्शन विल बी डीएक्टिवेटेड। अब ये स्पीड गवर्नर क्या होता है? देखो जैसे फॉल्ट आया तो मैंने आपको बताया था ना, फॉल्ट में कोई रियल पावर नहीं होती, फॉल्ट में सारी कौन सी पावर होती है? रिएक्टिव पावर। तो स्विंग इक्वेशन की टर्म्स में अगर सोचो, अब आपके पास बहुत सारा डेटा है, स्विंग इक्वेशन की टर्म्स में अगर सोचो तो आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट जीरो हो गया, पीई जीरो हो गया, समझ रहे हो? फॉल्ट आया अगर तो फॉल्ट में है रिएक्टिव पावर, तो रियल पावर आउटपुट हो गया जीरो। अब इस कारण से पीएस माइनस पीई हो गया पॉजिटिव, तो मशीन ने एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बेटा ये एक्सेलरेशन कम कर सकते थे, कैसे? अगर पीई गिरा था तो पीएस को भी गिरा देते, पीएस को भी गिरा देते। कैसे? आप वॉल्व बंद कर देते स्टीम का या वाटर का, अपने आप टरबाइन पे आने वाली पावर कम हो जाती। यही काम करता है स्पीड गवर्नर। अगर स्पीड बढ़ती है तो वॉल्व को क्लोज करता है, स्पीड अगर गिरती है वॉल्व को ओपन करता है। तो बेटा वो वॉल्व को कंट्रोल करता है ताकि स्पीड क्या रहे? एनएस। तो अगेन स्पीड गवर्नर सिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा फॉर वर्स्ट केस एनालिसिस। और लास्ट एवीआर विल बी डीएक्टिवेटेड। कैसे? अगर एवीआर चला, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर चला, तो मान लो जब इलेक्ट्रिकल पावर कम हो रही है तो वो ईएमएफ को बढ़ाएगा। ईएमएफ को बढ़ाने से क्या होगा? ठीक है,
ईएमएफ को बढ़ाने से क्या होगा बेटा, ईएमएफ बढ़ाने से पीमैक्स बढ़ेगा, पीमैक्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ेगी, और बेटा इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ेगी तो अपने आप एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। समझ रहे हो, ईएमएफ बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ेगी, उससे क्या होगा, एक्सेलरेशन घटेगी। तो दैट इज वाई एवीआर को भी डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, क्योंकि एवीआर क्या कोशिश करेगा, अगेन सिस्टम को स्टेबल बनाने की। बिल्कुल अर्पण सही बात है बेटा, पीएस कंट्रोल किया जाता है स्पीड गवर्नर से, वॉल्व में इनपुट जाता है फ्रॉम द स्पीड गवर्नर। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब प्रमोद का क्वेश्चन है, सर उम्मीद बैच के बाद क्या पावर सिस्टम रिज्यूम होगा? बेटा बिल्कुल रिज्यूम होगा, बिल्कुल रिज्यूम होगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं पावर ट्रांसफर पे। देखो जब फॉल्ट है ना, जब ट्रांजिएंट एवीआर क्या होता है, लिखा तो है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। बेटा ये क्या करता है ना, जब वोल्टेज गिर रही होती है तो फील्ड करंट बढ़ा के ईएमएफ बढ़ा देता है, और जब वोल्टेज बढ़ रही होती है तो फील्ड करंट गिरा के वोल्टेज को गिरा देता है। तो ये क्या करता है, ये ईएमएफ को कंट्रोल करता है बाय कंट्रोलिंग द फील्ड करंट। तो डिपेंडिंग अपॉन टर्मिनल पे क्या हो रहा है, उस अकॉर्डिंगली ये ईएमएफ को काबू करता है। ठीक है, अब देखो जब ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस की बात होती है बच्चों, तो तीन चीजों की बात होती है, तीन रीजंस की बात करते हैं। एक फॉल्ट आने से पहले, एक फॉल्ट जब आ गया सिस्टम में, और एक जब फॉल्ट को सर्किट ब्रेकर ने क्लियर कर दिया। फॉल्ट आने से पहले, फॉल्ट आने के बाद, फॉल्ट जाने के बाद। ठीक है, तीन, बिफोर फॉल्ट, ड्यूरिंग फॉल्ट, आफ्टर फॉल्ट। अब हम क्या कहते हैं यार, देखो एवीआर डीएक्टिवेटेड है, यानी ईएमएफ तो किसी का बाप भी नहीं बदल सकता यहां पे, समझ रहे हो। एवीआर डीएक्टिवेटेड है, फील्ड करंट नहीं बदलेगा, तो ईएमएफ इज कांस्टेंट। अब यार ऐसे ही बस का वोल्टेज तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, ये इनफाइनाइट बस बार है, तो इसमें तो वैसे भी मॉड वी कांस्टेंट आएगा। अब क्या बचा, अब बचा बेटा बीच का नेटवर्क बचा। अब इसमें हम क्या कहते हैं कि फॉल्ट आने पे, फॉल्ट जाने के बाद आपका ये जो बीच का नेटवर्क है, इसकी ट्रांसफर रिएक्टेंस विल चेंज। ये हैशटैग का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कपल्ड। इसका क्या मतलब है, कपल्ड, यानी कि जनरेटर के शाफ्ट से कपल्ड है प्राइम मूवर। ठीक है, चलो तो बेटा यहां पे ना तीन रिएक्टेंसेस की बात होती है। X1 तो ये होती है ट्रांसफर रिएक्टेंस बिफोर फॉल्ट, ट्रांसफर रिएक्टेंस बिफोर फॉल्ट। समझ आ रहा है ना अभी तक सभी लोगों को? और आज तुम्हारे भाई बंधु कहां भाग गए हैं? X2 ट्रांसफर रिएक्टेंस ड्यूरिंग फॉल्ट, और X3 ट्रांसफर रिएक्टेंस आफ्टर क्लियरिंग फॉल्ट। ठीक है, तो एक हो गया बेटा फॉल्ट आने से पहले, एक हो गया फॉल्ट आने के बाद, और एक हो गया फॉल्ट क्लियर होने के बाद। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो तो अब देखो यार हम लोग क्या करते हैं, पावर ट्रांसफर की बात करते हैं। तो मैं कहता हूं Pmax1 ये होता है मॉड E मॉड V ओवर X1। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बिफोर फॉल्ट ऑकर्स। तो आप इसको बोलते हो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। ठीक है, क्योंकि स्टेडी स्टेट में इससे ज्यादा पावर पॉसिबल नहीं है। Pmax2 यानी ड्यूरिंग फॉल्ट, Pmax2 का मतलब क्या हुआ यार, ड्यूरिंग फॉल्ट।
तो ये कहलाती है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट, क्योंकि फॉल्ट हमेशा नहीं टिकेगा, फॉल्ट इज अ ट्रांजिएंट, कुछ देर बाद गायब हो जाएगा, तो उस दौरान जो मैक्सिमम पावर जा सकती है दैट इज ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट Pmax3। और ये जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट है ना, ये बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी। अब फॉल्ट क्लियर करने के बाद, जैसे मान लो एक लाइन में फॉल्ट आया, एक लाइन में फॉल्ट आया, अब वो लाइन ही हमने हटा दी, अब वो लाइन ही हमने हटा दी, तो नेटवर्क बदल गया ना, नेटवर्क बदल गया। अब नेटवर्क अगर बदल गया तो उसकी रिएक्टेंस भी बदल गई, तो इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। साइन 90 कब लगता है बेटा, बताया तो था, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में लगता है। साइन 90 जो है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में लगता है। और त्यागी जी अभी बेटा मैंने बताया भी था कि आप सिलेंड्रिकल लेके चल रहे हो, ना कि सेलिएंट पोल, क्योंकि सेलिएंट पोल ज्यादा स्टेबल होता है। महेश पट सिंह, चलो जो भी तुम्हारा नाम है भाई, देखो जब हमारा फॉल्ट आता है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में पावर हो जाती है जीरो, पावर हो जाती है जीरो, लेकिन फिर भी कुछ केसेस के अंदर पावर लोड तक पहुंचती है, भले ही बहुत कम अमाउंट में पहुंचती है, ना के बराबर, बट पहुंचती है। तो उसकी लिमिट है ये Pmax2, उसकी लिमिट है ये Pmax2। और बेटा लेक्चर पे ध्यान दो, आज मैं देख रहा हूं कि आप लोगों के ना क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं और टॉपिक से बहुत हटके आ रहे हैं। स्टेबिलिटी में अभी अपनी 3 क्लास और रह गई हैं, उसके बाद ये आपका टॉपिक फाइनली वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। 3 क्लास और लगेंगी, फ्राइडे तक खत्म कर देंगे इसको, और फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे उम्मीद बैच। तो देखो ये हो गया Pmax1। अब दूसरा होता है बहुत छोटी लिमिट, ये होती है Pmax2। और बेटा तीसरी जो लिमिट होती है ना, वो इन दोनों के बीच की होती है, Pmax3, ठीक है। तो ये ऑर्डर आता है आपका तीनों मैक्सिमम पावर्स का। अब इसके अंदर क्या होता है, रिएक्टेंसेस के ऑर्डर के हिसाब से होता है ये, x2 ग्रेटर देन x3 ग्रेटर देन x1। तो यहां Pmax2 लेस देन Pmax3। अब आप कहोगे सर थर्ड वाला फर्स्ट वाले से छोटा कैसे हुआ यार, समझो बात को, थर्ड वाला फर्स्ट वाले से छोटा कैसे हुआ। एक सिंपल सा लॉजिक है, मान लो पहले 2 ट्रांसमिशन लाइन पैरेलल में थी, तो इंपीडेंस या रिएक्टेंस कितनी थी, x/2। अब उसमें से एक लाइन हटा दी तो कितनी हो गई, x हो गई ना, इसीलिए रिएक्टेंस बढ़ गई, तो रिएक्टेंस बढ़ जाती। अब आते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया। यार ये इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या चीज है बेटा, ये एक ऐसा मेथड है जो कि हम पावर सिस्टम में एक सिंगल मशीन पे लगाते हैं इन ऑर्डर टू जज द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो ये डिराइव स्विंग इक्वेशन से ही होता है, ऐसा मत सोचना कुछ अलग है ये स्विंग इक्वेशन से ही डिराइव्ड, बट इसको एक मशीन पे लगा के इस क्राइटेरिया को वी कैन जज इट्स ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। और ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 2 मशीन को सिंगल मशीन के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। whenever we have 2 machine either swinging coherently or incoherently, they can be represented as a single machine। ये बात तो आप लोगों ने पढ़ ली है ऑलरेडी, ठीक है, ये बात आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब बेटा इसीलिए कभी अगर कोई आपसे पूछे इक्वल एरिया क्राइटेरिया कहां एप्लीकेबल है, आप कहोगे टू अ सिंगल मशीन और टू 2 मशीन सिस्टम, और टू 2 मशीन सिस्टम, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो आप ये कह सकते हो एक मशीन या 2 मशीन में लगता है। अगर मल्टी मशीन सिस्टम है
तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ स्विंग इक्वेशन, ठीक है, तब न्यूमेरिकल इक्वेशन होता है स्विंग इक्वेशन का। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का मतलब जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाले मेथड्स नहीं होते, यूलर्स मेथड आ जाता है इस, या रंगे कुट्टा मेथड आ जाता है, कुछ इस तरह के मेथड्स का यूज करके, कुछ इस तरह के मेथड्स का यूज करके वी विल फिगर आउट द सॉल्यूशन, वी विल फिगर आउट द सॉल्यूशन। तब हम ऐसा करेंगे, बट एक या दो मशीन के लिए इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज बेटर। अब क्या होता है, देखो हमारे पास स्विंग इक्वेशन कुछ ऐसी है। अब ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, PS माइनस PE को कहते हैं PA, विच इज एक्सेलरेटिंग पावर, विच इज एक्सेलरेटिंग पावर। अब यार देखो, आप कहोगे सर अगर मैं कहूं इसको इंटीग्रेट करना है तो आप कहोगे सर सिंपल है ना, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। बेटा इतना सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है सिंपल? क्योंकि जो राइट हैंड साइड है ना, ये कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेटिंग पावर में PE आ रहा है। PE क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर, वो होती है P मैक्स साइन डेल्टा। क्या होती है? P मैक्स साइन डेल्टा। यानी राइट हैंड साइड पे भी डेल्टा की टर्म है, ऐसे डायरेक्टली इंटीग्रेट करके निपटा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, देखते चलो, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 इंटू डी डेल्टा बाय डी टी। आपको आता है ना परफेक्ट डेरिवेटिव जो बनाते हैं, जल्दी बताओ, ये बात समझ आ रही है? परफेक्ट डेरिवेटिव बना रहा हूं जो मैं, 2d डेल्टा बाय डी टी से मल्टीप्लाई करके आई एम मेकिंग इट अ परफेक्ट डेरिवेटिव। ये बात कितने बच्चों को चमक रही है? जल्दी से बताओ कि परफेक्ट डेरिवेटिव बना रहे हैं सर यहां पे, जल्दी बोलो यार। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, ये आ गया ना, ये बन गई इक्वेशन भाई, ये बन गई इक्वेशन। देखो ये 2d डेल्टा बाई डी टी, देखो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, d डेल्टा बाई डी टी का स्क्वायर 2 टाइम्स d डेल्टा बाई डी टी, फिर d डेल्टा बाई डी टी का भी डेरिवेटिव चेन रूल के हिसाब से यही बनेगा। ठीक है, अब ये मैं m नीचे ले गया हूं क्या, तो यहां से m हटाओ ना यार, तुम लोग बता ही नहीं रहे हो। चलो ये हो गया। अब मैं कहता हूं, और देखो ये वाला ना स्टेप याद रखना भैया, ये जो 2d डेल्टा बाई डी टी किया है, ये आपका गेट में एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर ये स्टेप लग गया था, समझ रहे हो, गेट स्टेप लग गया था। ठीक है, बात समझ आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये वाला स्टेप लग गया था गेट के अंदर एक क्वेश्चन में, तो ये स्टेप याद रखना है। अब इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड्स मेरे भाई, देखो इंटीग्रेट अगर करेंगे बोथ साइड्स, ठीक है। अब यार देखो dt यहां से हटा दो ना, फिर dt इंटीग्रेशन में भी आ रहा है और डिफरेंशिएशन में भी आ रहा है, लो ऐसे ही अगले वाले इंटीग्रेशन में से फिर dt हटा दो। ठीक है, अब ये क्या हो गया, देखो इनिशियली डेल्टा नॉट से स्टार्ट हुआ और ये स्टार्ट हुआ 0 से। अब किसी एंगल डेल्टा पे इसकी वैल्यू आ गई मान लो, अब आप कहोगे इनिशियली सर आपने वैल्यू 0 कैसे लिख दी?
आपने इनिशियली सर वैल्यू 0 कैसे लिख दी? आपको कैसे पता कि जब इनिशियल एंगल था तो डी डेल्टा बाई डी टी 0 था? तो देखो, जब हमने while deriving swing equation, मैंने आपको एक चीज बताई थी, while deriving swing equation that d delta by dt is omega minus omega s। तो यार इनिशियली क्या था? स्पीड वॉज इक्वल टू सिंक्रोनस, तो डी डेल्टा बाई डी टी 0 था। समझ रहे हो? इनिशियली स्पीड सिंक्रोनस पे थी तो डी डेल्टा बाई डी टी 0 था। अब देखो यार, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? ये आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या कहता हूं यार, अब मैं देखो यहां पे क्या कहता हूं, फाइनली ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा एस, दैट इज डी डेल्टा बाई डी टी मस्ट बी 0। अब डी डेल्टा बाई डी टी 0 होने का मतलब है कि ये जो इंटीग्रेशन है ना, दिस मस्ट बी 0। अब बेटा यही कहलाता है इक्वल एरिया क्राइटेरिया। ये इंटीग्रेशन का 0 होना ही क्या कहलाता है? इक्वल एरिया क्राइटेरिया। इक्वल एरिया क्राइटेरिया। अब आप कहोगे सर इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्यों बोला? आपको बोलना चाहिए था 0 एरिया क्राइटेरिया। एरिया 0 आया ना सर एक्सेलरेटिंग पावर का, तो आपको तो 0 एरिया क्राइटेरिया बोलना चाहिए था। आपने इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्यों बोला? इसका मैं जवाब देता हूं। देखो, कोई भी इंटीग्रेशन 0 तब होता है जब इंटीग्रेशन में जितना पॉजिटिव इंटीग्रेशन आए उतना ही नेगेटिव इंटीग्रेशन आए। जब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तब बेटा आपका टोटल इंटीग्रेशन बनता है 0। क्या बनता है? टोटल इंटीग्रेशन 0। तो इसीलिए हमने यहां पे ये बोला, इक्वल एरिया क्राइटेरिया। बिल्कुल सही लिखा है अर्पण बेटा। पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया। पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया। ठीक है भाई। अब देखो, मैं यहां पे आपको ये ग्राफिकली भी शो करता हूं यार। अभी देखो, जैसे मैंने आपको ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी का ग्राफ दिखाया था, मान लो ये इनिशियल स्टेडी स्टेट था, और भाई ये हमारा न्यू स्टेडी स्टेट है। अब ग्राफ कैसा आता है यार, देखना। इस टाइप से ही आता है ना, ऐसे सेटल हो जाता है। अब यहां देखो यार, यहां पे डी डेल्टा बाई डी टी 0 है, 0 है ना। तो बेटा एक चीज समझना, सबसे पहले जब इस टाइप का अंडर डैम्प्ड ग्राफ बनता है, तो सबसे पहली चीज हम क्या समझते हैं? दैट द फर्स्ट ओवरशूट इज द मैक्सिमम ओवरशूट, है ना। पहला ओवरशूट सबसे बड़ा ओवरशूट होता है बेटा। इसीलिए स्विंग इक्वेशन या इक्वल एरिया क्राइटेरिया सिर्फ यहीं तक की बात करता है, वो सिर्फ इस रीजन की बात करता है। क्योंकि बेटा अगर इस रीजन में तुमने सिचुएशन संभाल ली तो आगे तो संभल ही जानी है, सिर्फ इस रीजन की। इसको कहते हैं फर्स्ट स्विंग।
क्या कहते हैं? फर्स्ट स्विंग, पहला स्विंग है मिनिमम से मैक्सिमम तक, ठीक है। फिर ये वाला जो है इसको कहते हो सेकंड स्विंग। तो हम कहते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया, ध्यान से सुन लेना, इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज द फर्स्ट स्विंग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। यानी पहला स्विंग अगर स्टेबल है, पहली बार जब ये चढ़ा था तो ये कहीं जाके लौट रहा है, तो बेटा आगे के सारे स्विंग स्टेबल होंगे। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द इक्वल एरिया क्राइटेरिया। यही मतलब है बच्चे आपके इक्वल एरिया क्राइटेरिया का, कि आगे आने वाले सारे स्विंग स्टेबल रहेंगे ऑटोमेटिकली, दे विल ऑलवेज बी स्टेबल। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई ना आप लोगों को? ठीक है, समझ गए? तो मैंने बस यही बोला था कि फाइनली भी डी डेल्टा बाई डी टी जीरो जाना चाहिए, तभी सिस्टम स्टेबल है। यानी डेल्टा ऐसा ना हो लगातार बढ़ता रहे, डेल्टा कहीं जाके मुड़े, और जहां मुड़ेगा वहीं स्लोप जीरो, जहां मुड़ेगा वहीं पे स्लोप जीरो। तो अगर डेल्टा लौट के आ रहा है तो स्टेबल, डेल्टा अगर लौट के आ रहा है तो माने वो सेटल हो ही जाएगा। अगर ये बढ़ता चला गया होता ऐसे तो ये सिस्टम अनस्टेबल था। अब मुझे बताओ, ये सब लोगों को चमका? ये सब लोगों को चमका? अगर डेल्टा फाइनल स्टेडी स्टेट पे आना चाहता है तो समवेयर इट हैज टू कम बैक, समवेयर इट हैज टू टर्न बैक। चल अब देखो, इक्वल एरिया क्राइटेरिया में हम लोग यही कह रहे हैं कि यहां पे देखो डी डेल्टा बाई डी टी जीरो था, और यहां पे भी डी डेल्टा बाई डी टी जीरो आया है। तो हमने क्या बोला है कि अगर आपका फाइनली डी डेल्टा बाई डी टी जीरो आ जाए देन द सिस्टम इज स्टेबल। और इस केस में जहां डी डेल्टा बाई डी टी जीरो बना ही नहीं, डेल्टा बढ़ता चला गया, डेल्टा बढ़ता चला गया, तो वो क्या है? अनस्टेबल है। दिस वन इज एक्चुअली अनस्टेबल एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्टेबल सिस्टम। ठीक है, हम क्या कहते हैं? दूसरी बात, इक्वल एरिया क्राइटेरिया, इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज फर्स्ट स्विंग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, फर्स्ट स्विंग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ये बात क्लियर है? फर्स्ट स्विंग का मतलब क्या है? जब वो पहली बार मैक्सिमम तक जाएगा उस पूरे रास्ते को कहते हैं फर्स्ट स्विंग। ठीक है ना, समझ आ गया बढ़िया तरीके से? अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं बेटा स्टीम इनपुट बढ़ाने की, कि तब क्या होगा अगर, अब देखो बेसिकली मैं किस में जा रहा हूं, मैं अब इस बात पे जा रहा हूं कि इक्वल एरिया क्राइटेरिया को अप्लाई कैसे करना है, या स्विंग इक्वेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। महापति सिंह, कितने ऑसिलेशन या कितने स्विंग आएंगे आफ्टर फर्स्ट स्विंग? बेटा ये ऐसे निकल जाता है ना, याद नहीं है? कंट्रोल सिस्टम में नंबर ऑफ ऑसिलेशन पे बात करते थे, याद करो। कंट्रोल सिस्टम में नंबर ऑफ ऑसिलेशन पे बात होती थी, कैसे निकालते थे? सेटलिंग टाइम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ ईच ऑसिलेशन, याद है? तो टाइम पीरियड ऑफ ईच ऑसिलेशन कैसे आता था? 2 पाई बाय ओमेगा डी, और सेटलिंग टाइम आता था 4 बाय जीटा ओमेगा एन, तो डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब देखो बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं इक्वल एरिया क्राइटेरिया अप्लाई कैसे होता है प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर। प्रैक्टिकल सिचुएशन में तो जैसे हम अगर स्टीम इनपुट बढ़ा दें ऑल्टरनेटर का, इफ वी इंक्रीज द स्टीम इनपुट देन हाउ डू वी अप्लाई द इक्वल एरिया क्राइटेरिया? तो देखो यार, पहले जनरेटर का स्टीम इनपुट था PS0, फिर हमने बढ़ा दिया PS1 कर दिया, हमने बढ़ा के क्या कर दिया? PS1, समझ रहे हो? पहले PS0 था, तो हम क्या कहते हैं, ध्यान से समझना, अंडर स्टेडी स्टेट PS इज इक्वल टू P। अगर PS और P बराबर है तो यानी ऑपरेटिंग पॉइंट
is determined by intersection of PS and P। ठीक है, PS और PE के इंटरसेक्शन से ऑपरेटिंग पॉइंट आता है। तो देखो इनिशियल ऑपरेटिंग पॉइंट था A और फाइनल ऑपरेटिंग पॉइंट है B। अब परेशानी बस इतनी सी है यार कि डेल्टा नॉट से डेल्टा 1 तक अचानक नहीं जा सकता। डेल्टा रोटर का एंगल है और भैया रोटर में इनर्शिया है, तो रोटर का एंगल अचानक से नहीं बदल सकते और इस इनर्शिया के कारण ही बनेगा ट्रांजिएंट। इस इनर्शिया के कारण ही क्या बनेगा? ट्रांजिएंट। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टीम इनपुट has been PS0 to PS1 ऐसा होगा। अब देखो मैं क्या कहता हूं, डेल्टा कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली। ध्यान से समझते चलना। अब डेल्टा कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली, तो बेटा डेल्टा एकदम से डेल्टा 1 पे नहीं जाएगा। ठीक है, डेल्टा एकदम से डेल्टा 1 पे नहीं जाएगा। होप यू कैन स्टार्ट पावर सिस्टम लेक्चर। तो बेटा और क्या चल रहा है ये सौम्या? मेरे को तो ऐसा याद था कि आज मैं पावर सिस्टम का लेक्चर लेने आया हूं बेटा, बताओ। चलो अब बात कर लेते हैं ए की। अब बात कर लेते हैं भाई ए की। ए पॉइंट पे क्या होने वाला है? ए पॉइंट पे स्टीम इनपुट होने वाला है PS1। इस कारण से क्या होगा यार, इलेक्ट्रिकल आउटपुट तो लेस देन PS1 है। कैसे सर? बेटा देखो अभी डेल्टा नहीं बदला तो इलेक्ट्रिकल पावर में अभी आप यहीं पे हैं, बट शाफ्ट इनपुट एकदम से बढ़ा के PS1 पे ले गए हैं। शाफ्ट इनपुट एकदम से बढ़ा के PS1 पे ले गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल आउटपुट अभी नहीं बदला है। वो कहां पे है? PS0 पे ही है। तो अब हम क्या कहते हैं, PS1 पॉजिटिव है तो भैया रोटर एक्सेलरेट भी करेगा। रोटर एक्सेलरेट करेगा। यार देखो पहले रोटर की स्पीड रही होगी ओमेगा एस, पहले रोटर की स्पीड रही होगी सिंक्रोनस। अब एक्सेलरेट करता है तो स्पीड हो जाती है मोर देन सिंक्रोनस। स्पीड क्या हो जाती है? मोर देन सिंक्रोनस। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास एक इक्वेशन ये भी थी, स्विंग इक्वेशन के साथ एक मैंने ये भी निकाली थी, ये भी याद होनी चाहिए। दिस इज पॉजिटिव तो डेल्टा इंक्रीजेस। तो बेटा डेल्टा बढ़ना चालू कर देता है। अब डेल्टा जब बढ़ेगा तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करेगा। तो ऑपरेटिंग पॉइंट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट जाएगा बेटा ए से बी तक। लेकिन एक चीज समझना, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाते हुए पूरे रास्ते में इलेक्ट्रिकल पावर शाफ्ट से कम थी। अगर ये कम थी तो रोटर एक्सेलरेट कर रहा था भाई, रोटर एक्सेलरेट कर रहा था और स्पीड लगातार बढ़ रही थी। स्पीड बेटा लगातार बढ़ती जा रही थी जब आप ए से बी जा रहे थे। मान लो ए पे सिंक्रोनस स्पीड थी 1500 आरपीएम, तो बी तक जाते हुए 1500 से बढ़ती गई। ठीक है, अब बात आती है जब बी पे पहुंचे तब क्या? अब जब बी पे पहुंचे तब क्या? अब बेटा बी पे आपकी इलेक्ट्रिकल पावर PS1 के बराबर आ गई। ध्यान से समझ लेना। तो md स्क्वायर डेल्टा बाय dt स्क्वायर becomes 0. So rotor does not accelerate.
समझ लो भाई ध्यान से, रोटर डज नॉट एक्सेलरेट। लेकिन बंधु एट बी ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एस। कैसे सर? क्योंकि जब आप ए से बी जा रहे थे, अगर पूरे रास्ते आपने एक्सेलरेटर दबा रखा था तो बी पे आके आपकी स्पीड बराबर कैसे आ जाएगी बेटा? बी पे आके वो ज्यादा ही होगी सिंक्रोनस से, वो ज्यादा ही होगी मेरे बच्चे सिंक्रोनस से, क्योंकि पूरे रास्ते आप स्पीड बढ़ाते चल रहे थे। ओवर द एंटायर पाथ यू वर जस्ट इंक्रीजिंग द स्पीड। अब अगर ऐसा हुआ यार, अब अगर ऐसा हुआ तो अब हम क्या कहेंगे कि डी डेल्टा बाई डी टी स्टिल पॉजिटिव, डेल्टा इंक्रीजेस, यानी ऑपरेटिंग पॉइंट, समझ रहे हो, ऑपरेटिंग पॉइंट मूव्स अहेड ऑफ बी। बेटा वो बी पे रुका नहीं, वो बी पे रुका नहीं, थका नहीं, वो बी से आगे चला गया, वो बी से आगे चला गया। फ्रॉम बी टू सी, ठीक है, फ्रॉम बी टू सी। अब बी के आगे गया है तो यार सी पे जाएगा। अब देखो ये ऐसे ए से बी जा रहा था, अब ये बी से सी जाएगा। अब बी से सी जब जाएगा तो ये देखो, ये जो नीले वाला कर्व है ये PS1 के ऊपर निकल गया, नीले वाला कर्व PS1 के ऊपर निकल गया भाई। तो फ्रॉम बी टू सी इलेक्ट्रिकल पावर बिकम्स ग्रेटर देन PS1, जिसकी वजह से स्विंग इक्वेशन से डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर बिकम्स लेस देन 0। अब ये नेगेटिव आ गया भाई, बेटा नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है रोटर डी एक्सेलरेट्स, रोटर डी एक्सेलरेट्स, ठीक है भैया, स्पीड गिरने लगेगी। अब यार मान लो ए से बी जाते हुए स्पीड बढ़ गई 1500 से 1800, 1500 सिंक्रोनस थी, बढ़ते बढ़ते हो गई मान लो 1800। अब वापस 1500 पे तो नहीं आ जाएगी ना एकदम से भाई। अगर गाड़ी बहुत तेज दौड़ा रहे थे, अब ब्रेक लगाओगे, अरे भाई तो थोड़ा टाइम लगेगा ना रुकने में। तो मैं ये कहता हूं कि स्पीड रिड्यूसेस बट स्टिल स्पीड इज ग्रेटर देन ओमेगा एस। भाई एकदम से तो वापस ओमेगा एस पे नहीं आएगी, तो डेल्टा बढ़ता जाता है। अब सर ये सी पॉइंट क्या है? आपने ए और बी तो समझा दिया, सी क्या है? हम बोलते हैं एट सी स्पीड फाइनली बिकम्स ओमेगा एस, स्पीड फाइनली बिकम्स ओमेगा एस, यानी डी डेल्टा बाई डी टी इज नाउ 0। देखो ये वाली बात, ये वाला पॉइंट समझ रहे हो? यहां पे फाइनली डी डेल्टा बाई डी टी 0 आया था ना, फाइनली डी डेल्टा बाई डी टी 0 आया था, यही है सी, यही है सी, जहां पे वापस आपको ओमेगा एस मिल गया था, जहां पे आपको वापस क्या मिल गया था? ओमेगा एस। लेकिन बच्चा अभी समस्या है, अभी समस्या है क्या कि अभी इलेक्ट्रिकल पावर शाफ्ट इनपुट से ज्यादा है। देखो ना सी पे आपकी इलेक्ट्रिकल पावर ये शाफ्ट इनपुट से ज्यादा है, जिसका मतलब है कि डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज नेगेटिव, जिसका मतलब है रोटर डी एक्सेलरेट्स। रोटर बेटा अगर डी एक्सेलरेट करेगा स्पीड कम होगी। अब स्पीड बन चुकी थी ओमेगा एस, स्पीड अभी कम होगी, तो इट विल बिकम लेस देन ओमेगा एस। तो डी डेल्टा बाई डी टी विल बी ओमेगा माइनस ओमेगा एस नेगेटिव, तो डेल्टा रिड्यूसेस, डेल्टा घटने लगेगा। अब डेल्टा घटने का मतलब है मेरे भाई, डेल्टा घटने का मतलब है अब ये वापस आना स्टार्ट कर देगा, सी से वापस किस तरफ आने लगेगा? बी की तरफ। वो वापस सी से चल देगा बेटा बी की तरफ, तो ये कहलाएगा सेकंड स्विंग। जब वो सी से वापस आना स्टार्ट करता है ना, देखो यही तो था सेकंड स्विंग, ये वाला, जब वो वापस नीचे आता है तो इसको सेकंड स्विंग बोलेंगे जब वो वापस आ रहा है। अब सेकंड स्विंग पे बात कर लेते हैं भाई।
अब हम कहते हैं भाई एंटायरली फ्रॉम सी टू बी आपकी इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा ही है शाफ्ट पावर से, जिसकी वजह से रोटर की एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्पीड लगातार घट रही है और स्पीड सिंक्रोनस से कम है, तो डी डेल्टा बाय डी टी नेगेटिव है और बेटा डेल्टा लगातार घट रहा है, डेल्टा लगातार घट रहा है सी से बी में। अब मेरे बच्चे जब आप बी पे पहुंच जाओगे, पूरे रास्ते स्पीड आपने गिराई है, जैसे ही आप बी पे पहुंचोगे तो भी आपकी स्पीड तो कम होगी ना ओमेगा एस से, जब पूरे रास्ते गिरती आई है। तो डी डेल्टा बाय डी टी यानी ओमेगा माइनस ओमेगा एस तो अभी भी नेगेटिव ही होगा, इसका मतलब डेल्टा अभी भी गिरेगा, डेल्टा अभी भी गिरेगा। ऐसे समझो जब आप आगे जा रहे थे तो ए पे सिंक्रोनस थी, ए से बी तक आपने लगातार एक्सेलरेटर दबाया, स्पीड बढ़ाते गए, बी पे पहुंच के 1800 हो गई। अब बी से सी में आपने गिरानी शुरू करी, सी पे आके वापस आप आ गए 1500 पे, ए से बी में गए 1500 से 1800, बी से सी में आ गए वापस 1800 से 1500 वापस आ गए। अब सी से बी जब आए, अब स्पीड गिरी, अब हो गई मान लो 1500 से 1300। सी से बी जब आए, सी पे तो 1500 आ गई थी ना वापस, अब गिरते गिरते हो गई 1500 से 1300, तो अब वो बी के और पीछे जाएगा। बी के और पीछे जाने का मतलब है अब ये बेटा जाएगा ए की तरफ। किस तरफ जाएगा? ए की तरफ। तो अब मैं कहता हूं फ्रॉम बी टू ए। बेटा जब बी के नीचे निकल गया ना, तो देखो नीले वाला कर्व ये ग्रीन वाली लाइन से छोटा हो गया, ठीक है, ग्रीन वाली लाइन से छोटा हो गया। महेशपति बेटा पहले PS0 था, फिर बढ़ा के PS1 किया है, ठीक है, स्टीम इनपुट। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिकल पावर अब आपकी छोटी हो गई शाफ्ट इनपुट से, तो यहां पे डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब रोटर एक्सेलरेट करेगा भाई, अब रोटर की स्पीड बढ़ने लगेगी, लेकिन भैया 1500 से 1300 पे आप आ गए थे, अब वापस एकदम से 1500 पे थोड़ी चले जाओगे, ठीक है। इमीडिएटली ओमेगा कैन नॉट बिकम ओमेगा एस, ओमेगा कैन नॉट बिकम ओमेगा एस। तो स्पीड ग्रेजुअली बढ़ रही है भाई, तो हम कहते हैं कि एट ए ओमेगा बिकम्स इक्वल टू ओमेगा एस, ठीक है। ओमेगा बेटा ओमेगा एस के बराबर आ जाएगा। तो अब कहानी वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी कि इनिशियली आप ए पे थे और स्पीड थी सिंक्रोनस, तो एक साइकिल बेटा आपकी पूरी हो गई, जहां से चले थे वहीं लौट आए, फिर से ये फिनोमेना पूरा का पूरा रिपीट होगा, फिर से ये फिनोमेना पूरा का पूरा रिपीट होगा। चंद्र प्रकाश बेटा जंक्शन पे जाके मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मैराथन कोर्स देख लो, आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप ए से बी जब गए थे तब आपकी स्पीड बढ़ी थी ना, ए से बी जब गए थे तब आपकी स्पीड बढ़ी थी। तो हम कहते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया किसके बारे में बात करता है? यह बात करता है इंटीग्रल ऑफ एक्सेलरेटिंग पावर। इसके बारे में बात करता है, यानी कि एरिया बिटवीन PS एंड PE। तो बेटा देखो जब A से B हम गए थे तो A टू B स्पीड बढ़ी थी ना, तो यहां पे एरिया जो A1 आ रहा है इसको कहेंगे एक्सेलरेटिंग एरिया। क्या कहेंगे? एक्सेलरेटिंग एरिया। ऐसे ही बच्चे B से C जब आप गए थे, फर्स्ट स्विंग की बात करो, सेकंड स्विंग की नहीं, तब यहां पे जो एरिया बना था स्पीड घट रही थी, तो उसे बोलोगे डेसेलरेटिंग एरिया या डी एक्सेलरेटिंग एरिया, ठीक है, डी एक्सेलरेटिंग एरिया। अब देखो यार
ये PS है आपका, ये PS है, और बेटा ये आपका PE है, ये आपका PE है। देखो ये वाला, ये PE है। अब ये PS और PE के बीच के एरिया को क्या बोला? एक्सेलरेटिंग एरिया। अब आगे देखो, ये PS है लेकिन ये वाला PE है। अब फिर से इनके बीच के एरिया को क्या बोला अब की बार? डी एक्सेलरेटिंग एरिया। ये बात क्लियर हुई? देन इट इज कॉल्ड एज द डी एक्सेलरेटिंग एरिया। क्या बोला उसको भाई? डी एक्सेलरेटिंग एरिया। चमका ये बात चमक गई, ठीक है। चलो, अगर बियॉन्ड सी चला गया गुरजीत, सी एक बेटा वेरिएबल पॉइंट है, सी एक वेरिएबल पॉइंट है जहां ओमेगा एस मिले। सी ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू फिक्स है 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, ये कहीं भी हो सकता है, वहां जहां क्या मिल जाए? ओमेगा एस। क्या मिल जाए? जहां ओमेगा एस। ठीक है भाई गुरजीत, सी कोई फिक्स नहीं है। फिक्स कौन से पॉइंट्स है? ए और बी। ए और बी फिक्स है। जैसे देखो, अगर मुझे डेल्टा नॉट निकालना है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं ना, ठीक है। दो ही इक्वेशन का खेल है सारा का सारा, सिर्फ दो इक्वेशन का खेल है। एक स्विंग इक्वेशन और एक आपकी डी डेल्टा बाय डी टी वाली। देखो ये दोनों तो फिक्स हैं, और सी कहां आएगा? सी वहां आएगा जहां क्या मिल जाए? ओमेगा एस। अब देखो मैं ऐसे कहता हूं, इक्वल एरिया क्राइटेरिया ये कहेगा डेल्टा नॉट से डेल्टा 2 PS1 माइनस पी मैक्स साइन डेल्टा डी डेल्टा मस्ट बी 0। यही तो बोलेगा, एक्सेलरेटिंग पावर का टोटल एरिया 0 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पे ये एक्सेलरेटिंग पावर वाला यहां पे हमने ये रियल पावर वाला कर्व दिखा दिया, ए बी और सी। ये डेल्टा मैक्स की बात कर रहा है। अभी इस पे मैं आता हूं, डेल्टा मैक्स पे। अब आप कहोगे सर ये डेल्टा मैक्स क्या दिखाए कर्व में? तो एक चीज समझना, C is a point where you get ओमेगा एस, और B से C तक लगातार ओमेगा घटता है। अब जो गुरजीत का पॉइंट था, देखो अगर मान लो C यहां आ गया, यानी इस पूरे रास्ते आपकी स्पीड गिर रही थी ना, इस पूरे रास्ते आपकी स्पीड गिर रही थी। तो देखो यहां पे आपके पास थी यार ओमेगा एस, यहां स्पीड बढ़ चुकी थी काफी, ओमेगा मैक्सिमम, और फिर स्पीड ने गिरना चालू किया। देखो स्पीड पहले बढ़ी फिर गिरी, बढ़ के जब गिरे तो उस पॉइंट पे क्या मिलती है? मैक्सिमम। सोच के देखो ना, कोई ग्राफ बढ़ा और फिर गिरा, तो जहां बढ़ के गिरेगा वहां पे उस पॉइंट पे क्या मिलेगी? मैक्सिमम। तो मैंने बोला मैक्सिमम थी। अब मेरे भाई अगर आप इस पॉइंट को क्रॉस कर गए, मैं कहता हूं इफ, ध्यान से समझ लो, इफ वी क्रॉस सी, अगर ये सी वाला पॉइंट क्रॉस हो गया तो ये नीले वाला कर्व ये पर्पल से नीचे चला जाएगा PS1 से, तो बच्चा फिर डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, रोटर एक्सेलरेट करने लगेगा और स्पीड बढ़ने लगेगी। यानी यार अगर यहां तक आप सिंक्रोनस पे नहीं आ पाए, अगर आप सी तक सिंक्रोनस पे नहीं आ पाए, उसके आगे स्पीड दोबारे से बढ़ने लगेगी और सिस्टम क्या रहेगा? अनस्टेबल, कभी वापस ओमेगा एस नहीं मिलेगा। ऐसे सोचो, एग्जांपल देता हूं, यहां 1500 थी, बढ़ते 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 आई 1800। अब सी कौन सा पॉइंट है जहां गिरते गिरते मिल जाए 1500? अब मान लो गिर रही है, फिर भी अभी सी पे कहां कितनी पहुंची? मान लो 1520 आरपीएम, मान लो 1500 की जगह पहुंची 1520। ओमेगा एस से बड़ी है, ओमेगा एस से बड़ी है, तो आप ये जानते हो ना, डी डेल्टा बाय डी टी इज ओमेगा माइनस ओमेगा एस। तो बेटा अगर ओमेगा एस से बड़ी है तो डेल्टा और आगे चला जाएगा। डेल्टा अगर आगे निकल गया, अब आगे तो स्पीड बढ़नी है, यानी सी पे अगर 1500 नहीं आई, 1520 रही,
तो उसके आगे 1520 के ऊपर ही ऊपर जाएगी, वापस 1500 कभी नहीं आएगी। यानी अगर आपने बेटा C को क्रॉस कर लिया, सिस्टम विल ऑलवेज बी अनस्टेबल, सिस्टम विल ऑलवेज बी अनस्टेबल, इसीलिए इसको बोलते हैं डेल्टा मैक्स। तो हम क्या कह देते हैं, इफ ड्यूरिंग ऑसिलेशन, इफ ड्यूरिंग ऑसिलेशन delta becomes greater than delta max, rotor speed further increases, rotor speed further increases and system loses synchronism। ठीक है, सिंक्रोनिज्म चला जाएगा। समझ आ गई ये बात? सिस्टम विल लूज सिंक्रोनिज्म। चमका के नहीं चमका, जल्दी से बता दो यार, ये बात सबको चमक गई? डेल्टा मैक्स के अगर आगे जाने की कोशिश करोगे तो सिस्टम अपना सिंक्रोनिज्म लूज कर जाएगा, क्योंकि उसके आगे स्पीड लगातार बढ़ेगी। ठीक है, और अगर आप ये इक्वेशन लगा दोगे तो देन यू कैन अप्लाई इक्वल एरिया क्राइटेरिया। ठीक है, तो इक्वेशन से भी क्या आ जाएगा आपके पास, मैं लिख देता हूं, PS1 is equal to P max cos डेल्टा नॉट, बस ये बनेगी। अगर वो इंटीग्रेशन पूरा कर लोगे ना तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और ये हमने क्या दिखाया है, पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया, यानी एक्सेलरेटिंग और डी एक्सेलरेटिंग। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी में कब से स्टार्ट होगा बेटा, अभी तो नहीं होगा फिलहाल। ठीक है, डेल्टा मैक्स की वैल्यू डिफाइंड है ना ऐसे, साइन का ग्राफ दो जगह पे बराबर होता है, एक तो थीटा और एक 180 माइनस थीटा। ठीक है, एक तो थीटा, एक 180 माइनस थीटा। डेल्टा 1 तो मैंने आपको बता दिया साइन इनवर्स में, और ये है 180 माइनस डेल्टा 1। ठीक है भाई, चलो तो भाई ये बातें हुई आज। अब इसके आगे की बातें करेंगे कल मैं और एप्लीकेशंस आपको बताऊंगा फॉर इक्वल एरिया क्राइटेरिया। अब देखो यार, हमारा प्लस पे अभी अभी बैच स्टार्ट हुआ है, प्लस पे अभी अभी हमारा बैच स्टार्ट हुआ है विद ऑल टॉप एजुकेटर। बेटा इसका हिस्सा आप बन सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE। और इस साल बेटा आपको प्लस पे सिर्फ गेट और ESE के बैचेस नहीं, गेट, ESE प्रीलिम्स, ESE मेन, इंटरव्यू गाइडेंस, कैंपस प्लेसमेंट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन बैच, वीकेंड बैच, क्रैश कोर्स, हर चीज दी जाएगी जो कि आपकी तैयारी में लगे। इवन AE एग्जाम्स में भी लगेगा, AE एग्जाम्स का बैच भी लगेगा, सेमेस्टर का बैच भी लगेगा, हर चीज लगेगी एक ही सब्सक्रिप्शन में, दैट इज प्लस। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो यार। अब आज क्विज नहीं यार, आज लेक्चर ऑलरेडी लंबा खिंच गया है। फिर ये दूसरा बैच है हमारा प्लस पे, इसका भी हिस्सा आप बन सकते हो, ये 2023 का है, यूजिंग द कोड अंकित ESE। 2023 वालों को सिलेबस थोड़ा स्लो कराएंगे, धीरे धीरे वर्कलोड डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक हमारी स्पेशल क्लास सीरीज स्टार्ट हुई है भाई, नो योर बेसिक्स, जिसमें बेटा मैंने संडे को सेशन लिया था, कैसे गेट 2022 में टॉप रैंक लाई जा सकती है। तो बेटा उसके लिए आपको वो सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी। महीपत सिंह, बेटा डेल्टा मैक्स के आगे स्पीड बढ़ रही है, मैंने बताया तो 1520 पे थी, तो आगे बढ़ के 1600, 1700, इसमें नेगेटिव डायरेक्शन कहां आ गई, स्पीड बढ़ती जा रही है। हम चाहते थे स्पीड पहले बढ़ी, अब गिरते गिरते सिंक्रोनस आ जाए। अगर नहीं आई तो बेटा C के बाद तो और बढ़ जाएगी, C के बाद घट के वापस ओमेगा S नहीं आएगी। C तक अगर आप सिंक्रोनस पे नहीं पहुंचे तो उसके आगे कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है गुरजीत, यहां पे हर सब्जेक्ट की बेटा स्ट्रेटेजी और हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स, बेसिक सब चीजें डिस्कस होंगी, ताकि आपको तैयारी से पहले बहुत अच्छा आइडिया रहे अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा देखो अंकित ESE अगर कोड लगाते हो बेटा तो 1 ईयर का फीस होगा 27,225, 1.5 ईयर 34,650 और बचे 2 ईयर विल बी 39,600। और अगर आइकॉनिक में लगाते हो तो 1 ईयर में होगा 45,225 और 2 ईयर होगा बेटा 66,600। ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो यार।
आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो @Ankit2047। तो जब जब मैं अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लास लूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ यार, ताकि आपको सारे लेक्चर्स का पता रहे, वेदर यूट्यूब वेदर अनअकैडमी, क्योंकि कल सुबह 9:30 बजे स्टेट स्पेस एनालिसिस की मैराथन लगा रहा हूं अनअकैडमी फ्री क्लासेस में, तो आ जाना सब लोग। और हमारे अदर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो यार, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल जंक्शन, जहां पे शॉर्ट वीडियोस बेहतरीन फॉर्म में दिए जा रहे हैं, पाठशाला एनिमेटेड कंटेंट के लिए, जीएस टर्मिनल और एसएससी जेई और एई एग्जाम्स के लिए। सो थैंक यू एवरीबॉडी। वीडियो को लाइक जरूर करना यार, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और बेटा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुनाह कर रहे हो, सब्सक्राइब बटन दबा देना, वो लाल वाला बटन दबा के जाना और घंटी बजा के जाना, ठीक है। तो अब मिलेंगे कल सेम टाइम। बट अगर आपको मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रैक्टिस करनी है तो अभी 8:30 बजे क्लास स्टार्ट करूंगा अनअकैडमी पे, आ जाना, फ्री क्लास है, आप लोग लाइव मेरे साथ क्वेश्चन लगा सकते हो। थैंक यू एवरीबॉडी।